बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? आज असल में आपसे पहले तो कुछ थोड़ी सी बात करना चाहूँगी लेक्चर स्टार्ट करने से पहले। अगर तो आपकी सेकेंड टर्म नॉर्मल हालात में शुरू होती और क्लासेस के अंदर हो रही होती कॉलेज, तो मेरा ख़्याल है कि ये सारी बातें पहले लेक्चर में ही मैं डिस्कस करने की कोशिश करती। मेरा मतलब पहला लेक्चर इंट्रोडक्शनरी या आपको मोटिवेशनल थोड़ा सा लेक्चर ही होता। बहरहाल चूँकि ये क्लासेस बिल्कुल इरेगुलर व्यू में जा रही हैं, वीक में 6 क्लासेस होनी चाहिए, हमारी 1 या 2 क्लास हो पाती है, नेटवर्क इश्यूज़ और बाकी हम क्योंकि इस चीज़ से सबसे बड़ी मेन चीज़ ये है कि हम इस चीज़ से यूज़ टू ही नहीं हैं। ना मैंने कभी इन चीज़ों को यूज़ किया है और ना आपने। हम दोनों साइड्स में पहली बार शायद ये चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, इस वजह से भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हैं। ऑब्वियसली मैं आपको फ़र्स्ट टाइम पढ़ा रही हूँ, ये कन्फ्यूजन सबसे बड़ी है। ना तो इससे पहले आपकी मेरे साथ इंटरेक्शन हुई है, ना ही आपको मेरे पढ़ाने के मेथड का अंदाज़ा है। ऐसे में इन हालात में जब इतने प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं तो वो और ही चीज़ जो है जिसे हम कहते हैं गैप, तो वो गैप जो है वो स्टूडेंट टीचर का गैप बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो आज पहले तो मैं आपके साथ थोड़ा सा डिस्कस करूँगी, इस गैप को कम करने की थोड़ी सी कोशिश करती हूँ। आपको थोड़ा सा MSc IT का ओवरव्यू देती हूँ। MSc IT या MCS या BS IT BCS ये कंप्यूटर से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ऐसे प्रोग्राम्स हैं और वाहिद ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिनमें डिग्री से ज़्यादा स्किल इम्पॉर्टेंट है। इसमें आप अगर तो हाँ ठीक है, अगर आप कहीं टीचर लगना चाहते हैं, कहीं प्रोफेसरी करना चाहते हैं तो आपकी CGPA तो ज़रूर देखी जाएगी। अदरवाइज़ किसी भी प्लेटफॉर्म पर आपकी CGPA नहीं देखी जाती, ना ही आपकी CGPA को इम्पोर्टेंस मिलती है। इसका जो सबसे पहली चीज़ ये है कि क्योंकि आगे आने वाली तमाम कह लें सदियाँ, तमाम जो अदवार वो सब की सब टेक्नोलॉजी बेस्ड हैं। टेक्नोलॉजी के बग़ैर अब आने वाली दुनिया नहीं चल सकती और टेक्नोलॉजी बेस कर रही है कंप्यूटर साइंस के ऊपर। कंप्यूटर साइंस और IT फील्ड के ऊपर हमारी अब की आगे आने वाली तमाम जनरेशन कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन IT। तो ऐसे में IT की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। एक हमारे टीचर कहा करते थे, सेंटेंस बोला करते थे बहुत ज़्यादा कॉमनली, वही सेंटेंस मैं अपने स्टूडेंट्स को भी कहती हूँ कि कंप्यूटर साइंस या IT का स्टूडेंट या IT से रिलेटेड पर्सन भूखा नहीं रह सकता। आने वाले द्वार में तो बिल्कुल भी नहीं। अभी भी स्टिल ऐसी सिचुएशन है कि अगर कोई कंप्यूटर पर्सन है, IT पर्सन है, तो वो भूखा या बेरोज़गार, जैसे हम इंजीनियर्स को देख रहे हैं या उनके मुतालिक मीम्स बनती हैं या इस तरह की चीज़, तो कंप्यूटर और IT से रिलेटेड पर्सन के बारे में ऐसा कोई हम सोच भी नहीं सकते। ये वो चीज़ है, आपने देखा होगा खुद भी, छोटे स्कोप था बहुत ज़्यादा, हर तरफ MBA हो रही थी और अब वो स्कोप ज़ीरो। इंजीनियरिंग का बहुत स्कोप था, बहुत ज़्यादा, लोग इंजीनियरिंग के लिए मर रहे थे, अब ज़ीरो। इसी तरह इंग्लिश लिटरेचर और आर्ट्स के सब्जेक्ट में इंग्लिश की बहुत ज़्यादा वैल्यू थी और अब हर तरफ इंग्लिश है तो वैल्यू ज़ीरो। लेकिन IT के जितने भी पर्सन हो कम है, इर्द गिर्द IT कर दें बेशक, फिर भी कम है। हर जगह IT। हम आप लोग ये सोच रहे होंगे ज़रूर, हमारे भी इर्द गिर्द में फ़लाँ भी बेरोज़गार बैठा, फ़लाँ भी बेरोज़गार बैठा। ये प्रॉब्लम है स्किल्स की, उनके पास स्किल्स नहीं है बेटा। जिसके पास स्किल होगी वो भूखा नहीं रह सकता, वो बेरोज़गार नहीं रह सकता। और इंटरेस्टिंगली जिसके पास स्किल होगी उसकी मांग उतनी ही ज़्यादा होगी। सक्सेस स्टोरीज़ का मेरा दिल है आज आपसे डिस्कस करने का, उसको शेयर करने का। एक तो सबसे बहुत ज़्यादा जिस इंस्पायरिंग मेरे लिए थी
और मैं बहुत ज़्यादा हैरत ज़दा होती थी उस पर्सन को देख के। मेरे अपने क्लास फेलो थे और उनका ये सीन था कि पढ़ाई में ज़ीरो, बिल्कुल दिल नहीं लग रहा। इवन बहुत सारे 1-2 सेमेस्टर्स में उनके 1-2 सब्जेक्ट ड्रॉप भी हुए। ट्यूशन लेते थे वो बाकायदा, हम मतलब जो स्टूडेंट्स अच्छा पढ़ते थे या जिस तरह से वो नोट्स वगैरह लेना, और ये सीन होता था। और उस टाइम में ही जब वो हमारे साथ पढ़ रहे थे तो वो पर्सन उस वक़्त के लेटेस्ट मॉडल की गाड़ी के अंदर आते थे जो एचओडी के पास भी नहीं थी, और एचओडी को उस चीज़ की इंतहाई जलन होती थी, और मतलब उसे कोई आँख भाता नहीं था बंदा। सिर्फ ये वजह थी कि वो पर्सन, और इंटरेस्टिंगली उस पर्सन की कोई आप कह लें कि पर्सनैलिटी, नो ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई जद्दी पुश्ती अमीर, नो वे। उसका बाप जो है वो एक आम डिस्पेंसर था, और अब उसके फादर के पास गाड़ी है और वो उस बेटे ने लेके दी। हाउ? सिर्फ और सिर्फ आईटी फील्ड की वजह से। उस पर्सन का कहना यह था कि मुझे मैट्रिक में था तो मुझे ये नोकिया मोबाइल्स की गेम्स का इंटरेस्ट हुआ कि गेम्स कैसे बनती है, तो उस चीज़ पे मैंने रिसर्च की। और मैं सेकेंड ईयर के बाद जो मुझे टाइम मिला, सेकेंड ईयर टू थर्ड ईयर के दरमियान में मुझे जो टाइम मिला, मैंने उस टाइम को बिल्कुल यूटिलाइज़ कर दिया इसी फील्ड में, प्रोग्रामिंग की फील्ड में, गेम्स बनाने में। और मैंने गेम्स बनाई और वो गेम्स जो है वो कामयाब हो गई, परचेज़ कर ली लोगों ने। तब मुझे फ्रीलांसिंग का पता चला, एंड देन वो फ्रीलांसिंग वर्ड में आया। और इंटरेस्टिंगली आप अभी इसी वक्त अगर गूगल क्रोम पर उस पर्सन की कंपनी का नेम एंटर करेंगे, हीरो सॉल्यूशंस उसकी कंपनी का नेम है, या उस पर्सन का नेम एंटर करें जहांज़ेब खालिद, आपको फ़ौरन सबसे ऊपर उस पर्सन की जो है वो प्रोफाइल नज़र आ जाएगी गूगल के अंदर। फ्रीलांसिंग की दुनिया में 100% सर्टिफाइड पर्सन है। ब्रिटिश की एक कंपनी ने उसको ऑफ़र की थी आने की, तो वो उन्होंने रिजेक्ट कर दी। अब उन्हें ब्रिटिश कंपनी ने ऑफिस बना के दिया लाहौर में, वो बंदा वो चला रहा है, और एकेडमिक रिकॉर्ड ज़ीरो। इसके अलावा एक और हमारे साथ थी, हमारी सीनियर थी, सॉरी हमारी सीनियर एमफिल में थी, और उन्होंने वैसे एमएससी आईटी सरगोदा में जो आईटीएम कॉलेज था उसके थ्रू किया था, पंजाब यूनिवर्सिटी के थ्रू। अब उनका ये सीन था कि वो एमएससी के बाद उन्होंने काफ़ी गैप दिया एमफिल के लिए। एमफिल वो बात काफ़ी लेट करेंगे, उसके दरमियान के गैप में उनका क्या था सीन कि घर का माहौल इंतहाई टिपिकल सा माहौल था, लेडीज़ को इस तरह से बाहर निकलना या सॉफ्टवेयर हाउस का हिस्सा बनने की परमिशन नहीं थी, बट उनके पास स्किल थी, सो वो सॉफ्टवेयर बनाती थी। फिर उनके भाई बाहर हुआ करते थे, बाहर की कंट्री में थे, वो वहाँ पर उन्हें सेल आउट करते थे, और उस बेस पर उनकी इतनी ज़्यादा, इवन अब वो अल्फ़ा क्रीम टावर में सबसे हाई उनका पैकेज है, सैलरी पैकेज है, और वो वहाँ पे काम कर रही हैं। पहले उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, उन्होंने कहा मैं जॉब नहीं कर सकती, मेरे फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, मुझे इजाज़त नहीं है। तो उन्होंने उनको गाड़ी, एक पर्दे वाली गाड़ी होती थी जिसमें वो आती थी, उनका केबिन फुल पर्दे के साथ, कोई शीशा नहीं, उसमें कुछ भी नहीं, वो फुल अपाया के अंदर बैठ के अपने केबिन में काम करती थी, और उन्हें उनकी मनपसंद सैलरी जो है वो ऑफ़र की जा रही है, जस्ट बिकॉज स्किल, नॉट डिग्री, नॉट CGPA। बेटा आपके लिए स्किल इम्पॉर्टेंट है, CGPA इम्पॉर्टेंट इतना नहीं है। अगर आप ये समझते हैं कि हाँ आपको कहीं जॉब करनी है प्राइवेट, या कहीं गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज में लगना है, तो मैं कहूँगी कि हाँ आप जी CGPA के पीछे भागें। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यू शुड बी सक्सेसफुल इन IT फील्ड और हाई स्कोर्स करना चाहते हैं, बेटा इसके लिए ज़रूरी नहीं कि सिर्फ आपको प्रोग्रामिंग आती हो, नो, सिर्फ प्रोग्रामिंग इसका मैकेनिज़्म नहीं है, इसमें ढेर सारी फील्ड्स हैं। इवन अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के सब्जेक्ट को आप बहुत अच्छे तरीके से फुली इसको रीड आउट कर लेते हैं, और कहीं भी इंटरव्यू देने जाएं कंपनी किसी में, और वो आपसे इसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन करे आपको वो आते हों, तो बेटा आप इजीली जो है इसी फील्ड को लेके चल सकते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फील्ड को ले सकते हैं कि आपने सॉफ्टवेयर मेकिंग के काम को प्लान करना है, एनालाइज करना है, इस टाइप के काम कर सकते हैं। तो बेसिकली बताना सिर्फ आपको ये चाहती हूँ कि
आप जब ये पढ़ रहे हैं, रीड कर रहे हैं, तो बेटा ये चीज़ आपके ज़हन में नहीं हो, आपके ज़हन में ये नहीं होना चाहिए कि मुझे सिर्फ़ और सिर्फ पेपर के अकॉर्डिंग या अपनी सीजीपीए के अकॉर्डिंग पढ़ना है। मुझे थोड़ा बहुत अंदाज़ा है कि शायद फर्स्ट सेमेस्टर में आपका एक्सपीरियंस थोड़ा सा बैड रहा है। आप लोग प्राइवेट स्टूडेंट हैं और प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि उन्हें हर आउटलाइन का पढ़ना ज़रूरी है, सीजीपीए लेना है या पास होना है या इस तरह की सिचुएशन। और कुछ फर्स्ट सेमेस्टर में आपके सब्जेक्ट्स के साथ कुछ ना कुछ मिसहैप हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद इस चीज़ को अब सर पे चढ़ाना या इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इस चीज़ की परेशानी ले लेना, ये गलत है। आपके लिए ज़रूरी ये है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप स्किल लें। और स्किल का मतलब बेटा ये नहीं होता कि मुझे ये काम आता है, मुझे प्रोग्रामिंग आती है। नहीं बेटा, प्रोग्रामिंग आना एक और चीज़ है। उसकी स्किल का मतलब ये है कि आपको उसकी तमाम लाइब्रेरीज, उसकी तमाम क्लासेस के बारे में हाउ नो हो, और मैंने कहाँ किस चीज़ को यूज़ करना है ये आपको अंदाज़ा हो। सेम एज इट इज़ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सिर्फ हमने आउटलाइन को देखते हुए नहीं पढ़नी। मेरा तो यही मकसद था। बहरहाल अगर आप लोग ये कहते हैं कि हम आउटलाइन को देख के पढ़ाएं और हम मज़ीद हम इसके अंदर सीखना नहीं चाहते इसको, तो ठीक है, मैं आउटलाइन के अकॉर्डिंग पढ़ा दूँगी। मुझे क्या टेंशन लेने की ज़रूरत है कि मैं आपको जी डिटेल के साथ ईच एंड एवरीथिंग बताऊँ। इस पर्पज़ के साथ मेरे जहन में सिर्फ ये है कि आप जहाँ कहीं भी इंटरव्यू के लिए जाएं, क्योंकि बेटा इंटरव्यू वाले ये नहीं देखते कि सरगोदा यूनिवर्सिटी की आउटलाइन क्या थी। वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अकॉर्डिंग तमाम क्वेश्चन कर सकते हैं। हो सकता है कि इंटरव्यू करने वाला कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ हो, तो वो अपनी आउटलाइन के अकॉर्डिंग अगर कोई क्वेश्चन करते हैं तो आप क्या करेंगे? आप लोगों को एक थोड़ा सा, मैं आपको बददिल नहीं कर रही, बिल्कुल भी नहीं कर रही, लेकिन आपको थोड़ी सी ना मुझे नहीं अंदाज़ा कि सरगोदा यूनिवर्सिटी का क्या मैकेनिज़्म है, क्या वो पढ़ाते किस तरह से हैं, उसकी क्या प्रॉन्स एंड कॉन्स क्या हैं, कुछ भी मुझे इस तरह का कुछ अंदाज़ा नहीं है। सिर्फ इतनी सी एक मिसाल थोड़ी सी बताती हूँ आपको। इस्लामाबाद इंटरव्यू के लिए गई थी और वहाँ मैं हैरान रह गई कि नोटिस लगा हुआ था कि सरगोदा यूनिवर्सिटी के रेगुलर स्टूडेंट्स नहीं एलिजिबल इस इंटरव्यू के लिए। मतलब आप अंदाज़ा लगाएं कि ये क्या है, रेगुलर स्टूडेंट्स। अब मुझे उसकी बिल्कुल भी कोई हिस्ट्री का अंदाज़ा नहीं कि ऐसा क्यों था, किस लिए उन्होंने लगाया, उनके साथ ऐसा क्या हादसा पेश आया कि उन्होंने ये किया। बहरहाल ये बात मुझे ख़ुद भी अच्छे तरीके से अंदाज़ा है एक दो लोगों से मुलाकात करने के बाद और एक दो लोगों से मिलने के बाद कि सिर्फ कुछ चंद टॉपिक्स को पढ़ा देने का नाम यूनिवर्सिटी ने रखा हुआ है और टीचर्स ने अपनी मर्ज़ी का पेपर लेना है। लेकिन बेटा जिससे ही हम किसी बाहर यूनिवर्सिटी का देखते हैं या किसी और यूनिवर्सिटी के लेवल की बात करते हैं तो ये चीज़ इंतहाई हमें नज़र आती है कि ठीक है, टीचर के ऊपर डिपेंड करता है उसने क्या पढ़ाया, उसने कैसा पेपर लेना है, उसने खुद पेपर लेना, खुद चेक करना है। फिर भी टीचर्स इस चीज़ को करते हैं कि स्किल और उस सब्जेक्ट जिसको वो पढ़ा रहे हैं उसका फुली नॉलेज अपने स्टूडेंट को ज़रूर दे दें। तो इंशाल्लाह हम भी टाइम को मैनेज कर लेंगे। आपकी कोई आउटलाइन में से कोई टॉपिक नहीं मिस होगा। आपके पेपर्स पैटर्न के अकॉर्डिंग मैं आपकी तैयारी भी करवा दूँगी। आपको इस चीज़ की बिल्कुल भी परेशानी नहीं लेनी कि हम क्या पढ़ रहे हैं, आउटलाइन तो ये है वो है, इन चीज़ों को छोड़ दें, आउटलाइन एक साइड पे रख दें। कुछ अर्से बाद आप खुद देखेंगे कि आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट की बहुत अच्छे तरीके से समझ भी आ चुकी है और आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ भी रहे हैं। ठीक, तो ये आपके लिए इजी हो जाएगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं होगी। ठीक है, होप सो आप लोग मेरी बात जो है वो समझ रहे हैं। सही। अब हाँ, एक क्वेश्चन आपके जहन में ज़रूर अब मंडला रहा होगा कि मैम जो इतनी सक्सेस स्टोरी सुना रही हैं तो मैम इट्स मीन के अनसक्सेसफुल पर्सन है, ये भी तो किसी कॉलेज में पढ़ा रही हैं। तो बेटा इस चीज़ के पीछे बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। मैंने शादी से पहले ऑनलाइन ही जॉब की है, फ्रीलांसिंग ही की है, यूनिवर्सिटी में अपना खर्चा खुद उठाया है, यूनिवर्सिटी लेवल पे अपनी स्टडीज़ का, हॉस्टल एक्सपेंडिचर्स का, इसके अलावा भी मैंने छोटे मोटे बिज़नेस भी किया है, सब कुछ किया। लेकिन शादी से पहले क्योंकि आप इंडिपेंडेंट होते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी कर सकते हैं, सो आप कर सकते हैं।
असल प्रॉब्लम ये होती है फ्रीलांसिंग की कि उसके अंदर आपको नाइट टाइम में भी टाइम देना पड़ता है, स्पेंड करना पड़ता है। अगर प्रोजेक्ट किसी फॉरेन कंट्री से है तो उसके लिए आपको नाइट टाइम में कम्युनिकेशन भी करनी पड़ती है। लेकिन शादी के बाद आपको फिर बहुत सारे इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है और इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है। सो इट्स कि अब मैं ये काम नहीं कर सकती और ना ही कर रही हूँ। और इंटरेस्टिंगली मैं प्रोग्रामिंग भी नहीं करती थी। मुझे प्रोग्रामिंग इतनी अच्छी तो नहीं आती तो है, लेकिन इतनी अच्छी नहीं आती कि मैं वही उस प्रोग्रामिंग का प्रोजेक्ट ले रही हूँ। मैं फर्दर प्रोजेक्ट ज़रूर लेती थी। यही सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मेरा प्रोजेक्ट हुआ करता था, किसी के भी सॉफ्टवेयर को की मेकिंग की प्लानिंग का काम करती थी। इसके अलावा फ्रंट एंड के ऊपर डिज़ाइनिंग का काम, एंड देन जो उसकी डिप्लॉयमेंट के जो इश्यूज़ होते थे वो सॉल्व करती थी। और इसके अलावा भी वेबसाइट मेकिंग .NET को हमने रीड किया है। देखिए इंटरेस्टिंगली आप ये चीज़ नोट करें कि आउटलाइन में इतना डिफरेंस है ना। आप लोगों ने ICT सब्जेक्ट पढ़ा है फर्स्ट सेमेस्टर में, और आप लोगों ने उसमें जस्ट IT की हाउ नाउ ली है, और हमने वही ICT सब्जेक्ट के नाम से सब्जेक्ट पढ़ा, और उसके अंदर हमने HTML को भी पढ़ा, .NET को भी पढ़ा, और IT को भी पढ़ा, और उसके अंदर ही हमने डाटा कम्युनिकेशन का भी ओवरव्यू लिया। तो इतने सब्जेक्ट्स हमने, और इतना ही टाइम होता है हर यूनिवर्सिटी में, लेकिन उन सारी चीज़ों को हमने कवर किया। तो बस सिर्फ इतना करना चाहती हूँ कि आप ये ना सोचें कि ना परेशान हो। ऑब्वियसली मैं इतनी रिस्पॉन्सिबल हूँ कि मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा है कि मैंने अपने स्टूडेंट्स की कैसे तैयारी करवानी है, उनको कैसे पढ़ाना है। इन सारी चीज़ों का मुझे बहुत अच्छे तरीके से अंदाज़ा है और फ़िक्र भी है। मुझे आप लोगों से ज़्यादा आप लोगों की फ़िक्र है, और ट्रस्ट मी, बिलीव मी कि मैं आप लोगों का ये सब्जेक्ट जो है इतना अच्छा इंशाल्लाह कवर करवा दूँगी कि अगर रिज़ल्ट भी इसका अच्छा होगा, फर्दर अगर आप किसी इंटरव्यू देने जाएंगे तो वो भी आपसे ज़रूर पूछेगा आपको ये सब्जेक्ट किसने पढ़ाया, अगर कोई क्वेश्चन इसके अकॉर्डिंग करे वो। ठीक, तो इंशाल्लाह आप सब लोग बहुत अच्छे तरीके से कवर कर जाएंगे। ये थोड़ा सा मुझे लगा कि मुझे डिस्कस कर लेना चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे बात इंडिविजुअली भी की, और कुछ मतलब इस तरह का इश्यूज़ थे। अगर आप बहुत ज़्यादा अच्छे मेहनती स्टूडेंट हैं, आप ज़रूर उस सब्जेक्ट की तैयारी करें, अच्छे तरीके से तैयारी करें, इंटरनेट सर्फिंग करें, इंटरनेट से उसको सर्च करें। बेटा बुक्स, अब ये बात मैं शायद थोड़ी सी आपको अजीब लगेगी, बुक्स का दौर चला गया है एज अ IT स्टूडेंट। अब मैं आपको मज़े की बात बताऊं तो ये जो फ्रोज़न की बुक है डाटा कम्युनिकेशन की, आपको ये पूरी बुक जो है PPT के अंदर मिल जाएगी। आपको ये पूरी बुक किसी वीडियो लेक्चर के थ्रू मिल जाएगी। ठीक है, तो ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि आप बुक्स को बिल्कुल छोड़ दें। बुक्स निकालें, बुक्स लें, बुक्स को ही के साथ ही आपने तैयारी करनी है पेपर के लिहाज से। ठीक है, लेकिन ये है कि कोशिश ये करनी चाहिए कि हम अगर टेक्नोलॉजी बेस्ड पर्सन है तो हमें टेक्नोलॉजी को ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। उसके मेथड्स क्या हैं, ठीक, तो उनको यूज़ करना चाहिए। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोटोटाइपिंग मॉडल, हम अभी तक यहीं पे अटके हुए हैं मॉडल्स के ऊपर। अच्छा, ये मैं मॉडल्स क्यों पहले पढ़ा रही हूँ? किसी एक स्टूडेंट ने मुझे ये भी कहा कि आउटलाइन में कुछ सब्जेक्ट्स ऊपर हैं, कुछ पहले हैं, टॉपिक्स गुजर चुके हैं, वो आपने नहीं पढ़ाए और आप ये मॉडल्स पढ़ा रही हैं डायरेक्ट, कुछ इस टाइप की चीज़ें थी। तो उसका आंसर ये है कि ये मॉडल्स बिल्कुल बेस है। इन मॉडल्स को पढ़ाने के बाद जब मैं एक एक चीज़ को डिफ़ाइन करूँगी तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। असल में है बात ये है कि जो आउटलाइन के ऊपर टॉपिक्स लिखे गए हैं ना, वो टॉपिक्स इसी तरह से हैं कि जो इंट्रोडक्शनरी टॉपिक्स होते हैं, उन्हीं टॉपिक्स को हम फर्दर पूरे चैप्टर वाइज हम डिटेल के साथ रीड करेंगे। इसलिए मैंने उनको स्किप किया है कि हमने जब उन्हें बाद में डिटेल के साथ करना ही है डिस्कस, तो अभी उनके ऊपर टाइम लगाना है और अभी आपको उनकी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि एक चीज़ जिसको मैं थोड़ा सा डिफाइन करके छोड़ देती हूँ वो आपको ना तो सही तरीके से समझ आएगी बल्कि वो कंफ्यूज करती रहेगी दिमाग में। तो हमें बेस से स्टार्ट करना चाहिए, और इसकी बेस प्रोसेस मॉडल्स जब मैं आपको पढ़ा रही हूँ कि सॉफ्टवेयर कैसे बनते हैं, वो मॉडल्स जब हम पढ़ लेंगे तो इंशाल्लाह आगे हमें समझ आती जाएगी कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हम क्यों यूज़ करते हैं, इसको कहाँ कहाँ मिस यूज़ किया जाता है, इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, एडवांटेजेस क्या हैं,
इस इन मॉडल्स के थ्रू हम इंजीनियरिंग कैसे करते हैं, और हम एक एक इसका जो स्टेप, क्योंकि बेटा ये जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, तो जैसे ही हमने कम्युनिकेशन की डिप्लॉयमेंट की, हम फ़ौरन से कम्युनिकेशन लेवल पे पहुंच जाते हैं। तो यानी कि ये आइटरेटिव है, यानी कि बार बार एक काम को हम कर सकते हैं। इसके साथ ही एवोल्यूशनरी मैंने आपको पहले भी बताया कि जब एक चीज़ तैयार हुई हुई हो, एक सॉफ्टवेयर पहले से रन हो रहा हो, उसी सॉफ्टवेयर को मज़ीद इन्हेंस किया जाता है, या उसी सॉफ्टवेयर को जब दोबारा उसके अंदर एक्सटेंड किया जाता है, चीज़ों को बढ़ाया जाता है, वर्जन लाए जाते हैं, तब हम ये जो है मॉडल, प्रोसेस मॉडल, इसको यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम इसे तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास रिक्वायरमेंट्स जो हैं नॉट वेल अंडरस्टूड, यानी कि रिक्वायरमेंट्स का ना पता हो। मैंने बताया कस्टमर जो है वो एक आम पर्सन है, उसे अपनी रिक्वायरमेंट्स को बताना ही नहीं आ रहा, या वो ये जानता ही नहीं कि उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो ऐसे में हम जो है ये प्रोटोटाइप मॉडल को यूज़ करते हैं। सर्व्स एज अ मैकेनिज्म फॉर आइडेंटिफाइंग सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट, ऐसे सर्व करता है, ये ऐसा मैकेनिज्म सर्व करता है जिसमें हम सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं खुद से। देखिए हमने पहले जब मैं ये आपको डिस्कस कर रही थी, तो उसमें चेक करें तो यही बात की है ना कि हम इसको बनाते ही, प्रोटोटाइप को यूज़ ही इसलिए करते हैं ताकि हम ये देख सकें कि कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है। जब मैं एक मॉडल कस्टमर के पास लेके जाऊंगा, अच्छा तो ये है सॉफ्टवेयर, तो अच्छा मुझे इसके अंदर ये भी चेंजिंग करके दो, मुझे इसके अंदर ये भी करके दो। तो ये सारी चीज़ें क्या आ जाएंगी उसकी, कि हम इस प्रोसेस मॉडल को इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम खुद से आइडेंटिफाई कर सकें कि सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होंगी। फोकसेस ऑन दोज एस्पेक्ट्स ऑफ द सॉफ्टवेयर दैट आर विजिबल टू द कस्टमर, हम सिर्फ उन चीज़ों को के ऊपर फोकस करते हैं जो सॉफ्टवेयर के अंदर जो कि यूज़र को विजिबल होंगी। हम बैक एंड के ऊपर क्या काम हो रहा है, कौन सी क्लासेस यूज़ हो रही हैं, किस किस्म की कोडिंग करनी है, डाटा के अगर नेटवर्क के साथ अटैच करना है तो हमें क्या मैकेनिज्म यूज़ करना है, कौन से प्रोटोकॉल्स यूज़ करने हैं, इन सारी चीज़ों को हम एक साइड पे रख देते हैं, क्योंकि हमें अंदाज़ा होता है कि ये अभी हमारा एक्चुअल सॉफ्टवेयर नहीं है। इसके बाद भी हमने एक सॉफ्टवेयर तैयार करना, एक्चुअल सॉफ्टवेयर तैयार करना, ये तो जस्ट मॉडल है। तो हम सिर्फ और सिर्फ उन चीज़ों पे काम करते हैं जो कि कस्टमर को विजिबल होती हैं। इसके बाद इसमें फीडबैक जो है उसको हम रिफाइन द प्रोटोटाइप, यानी कि फीडबैक से हमें अंदाज़ा होता है कि हमारा प्रोटोटाइप जो है वो रिजेक्ट हुआ है या एक्सेप्ट किया गया है, और अगर एक्सेप्ट कर लिया गया तो हम अपने एक्चुअल सॉफ्टवेयर की तरफ आते हैं, अदरवाइज़ हम जो है मज़ीद अगर वो रिजेक्ट हो जाए तो हम दोबारा से प्रोटोटाइप ही मॉडल को यूज़ करेंगे। प्रोटोटाइप है, इसके कुछ प्रॉब्लम्स हैं। एक तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि कस्टमर जब है अब एक आम पर्सन है, उसके सामने एक चीज़ आ गई कि एक आउटलुक नज़र आ रही है, और वो जब उस आउटलुक के ऊपर काम करना चाहता है तो वो काम भी कर सकता है आसानी के साथ। तो अब वो कस्टमर क्या सोच रहा है ज़हन में, वो कह रहे हैं हैं ये तो चल रहा है, सॉफ्टवेयर तो चल रहा है, मेरा काम भी चल रहा है, तो ये तो 2 माह में तैयार होगा, और ये बंदा मुझे कह रहा है कि 2 साल में इसका सॉफ्टवेयर, तो आपका सॉफ्टवेयर तैयार होगा, तो ये तो गलत बयानी शायद कर रहा है। तो कस्टमर को क्योंकि वर्किंग एरिया नज़र आ रहा होता है एक तरह का, और वो काम कर रहा है, तो उसको वो काम भी बेसिक तो उसका काम वो कर रहा है, तो वो क्या कहता है कि मुझे यही प्रोटोटाइप मॉडल, मुझे एक्चुअल सॉफ्टवेयर ना तैयार करके दो, बल्कि यही सॉफ्टवेयर दे दो, इसी सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय कर दो, इसी सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ चेंजिंग के बाद ये मुझे दे दो, मुझे अपना एक्चुअल सॉफ्टवेयर जो है, जो तुम कह रहे हो 2 साल में तैयार होगा, वो नहीं चाहिए। तो हो सकता है ये हमारे लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि हमें पता है कि उसके बैक एंड पे कोई भी काम नहीं हुआ, उसकी बैक एंड पे सारी क्लासेस नहीं यूज़ हुई हुई, वो नेटवर्क के साथ इस्टेब्लिश नहीं किया जा सकता। ये तो मुझे पता है ना, कस्टमर को नहीं पता। अब कस्टमर कह रहा है कि मेरा काम चल रहा है, बस मुझे यही सॉफ्टवेयर चाहिए, ठीक है। अच्छा, एक तो ये प्रॉब्लम हो सकती है, और दूसरा ये प्रॉब्लम हो सकती है कि हो सकता है कि जब हम यूज़ करते हैं ना, एक प्रोटोटाइप मॉडल यूज़ करते हैं, तो हम ना तो लैंग्वेज के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं कि लैंग्वेज कौन सी होगी। देखिए यूज़र आम है तो मुझे लैंग्वेज भी उसके अकॉर्डिंग यूज़ करनी चाहिए ना, और यूज़र इंटरफेस को भी हम ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देते। हमें पता होता है ये मॉडल है, हम बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करते, हम बहुत ज़्यादा एनालिसिस नहीं करते, हम चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोचते। तो इस तरह से भी क्या हो सकता है कि जो सॉफ्टवेयर की क्वालिटी है उसके ऊपर हम क्या कर रहे होते हैं, कंप्रोमाइज़ कर रहे होते हैं।
तो ये इसके थोड़े से प्रॉब्लम्स हैं जिनके, लेकिन इसके हमने कवर कैसे करना है ये हमें यहीं पर बता दिया गया। उन्होंने बताया कि हमें ऐसे करना चाहिए कि इस प्रोटोटाइप मॉडल को यूज़ करने से पहले कस्टमर के साथ एक डील कर लेनी चाहिए कि जो मैं मॉडल आपको पेश करूँगा वो एक्चुअल सॉफ्टवेयर नहीं होगा, आप वो सॉफ्टवेयर मुझसे नहीं मांग सकते, ठीक है, आप वो सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो एक मॉडल होगा, ठीक है। एक्चुअल सॉफ्टवेयर मुझे उसके बाद ही यूज़ करना है, तो ये आप पहले से एग्रीमेंट कर लें अपने कस्टमर के साथ। दूसरी ये चीज़ है कि बहुत सारी जगह हम ये काम करते हैं कि हम इसलिए जो है प्रोटोटाइप उसको डिस्कार्ड कर देते हैं, उसका प्लान डिस्कार्ड कर देता है इंजीनियर, ताकि वो उसको देखते हुए एक्चुअल सॉफ्टवेयर की तैयारी ना करे, बल्कि वो एक्चुअल सॉफ्टवेयर को हाई क्वालिटी के साथ तैयार करने की कोशिश करें। इट्स मीन कि हम पहले क्या काम करेंगे कि सॉफ्टवेयर एक प्रोटोटाइप मॉडल तैयार करके कस्टमर को दिखा देंगे। हमने प्रोटोटाइप मॉडल कस्टमर के लिए तैयार किया, अपने लिए नहीं। इंजीनियर क्या करेगा, जैसे ही कस्टमर ने उसके अंदर मज़ीद रिक्वायरमेंट्स ऐड करवाई और उसको भी अप्रूव कर दिया है, तो कस्टमर उसको इंजीनियर उसको डिस्कार्ड कर देगा और खुद से नए सिरे से एक्चुअल सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करना शुरू करेगा, क्योंकि अब तो उसके पास सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स इकट्ठी हो चुकी हैं। अब वो ज़्यादा अच्छे तरीके से फोकस करके उस सॉफ्टवेयर के ऊपर काम कर सकता है, तो इस तरह से वो उसकी क्वालिटी को बेहतर बना सकता है। सेकंड, हमारे पास इसी तरह का एवोल्यूशनरी मॉडल। अब तो बेसिकली हम 3 मॉडल्स पढ़ चुके हैं, 2 लीनियर टाइप के थे और ये 2 एवोल्यूशनरी हैं। एक प्रोटोटाइपिंग एवोल्यूशनरी है और दूसरा ये स्पाइरल मॉडल एवोल्यूशनरी है। 2 लीनियर मॉडल जो हमने पढ़े उनमें सबसे पहला वाटरफॉल मॉडल था और दूसरा इंक्रीमेंटल मॉडल था। स्पाइरल मॉडल के अंदर हम स्पाइरल्स के साथ काम करते हैं। स्पाइरल क्या होता है, जाला सा होता है, ठीक है। इसमें हम क्या काम करते हैं, इसमें भी काम जो है वो इसी तरह से स्टार्ट होता है कि पहले थोड़े से पार्ट को हमने स्टार्ट किया और उसमें कम्युनिकेशन की, उसी की प्लानिंग की, उसके रिस्क एनालिसिस किया, इंजीनियरिंग की, कंस्ट्रक्शन की, और फिर हमने कस्टमर को डिप्लॉय कर दिया, ठीक है। फिर उसका एक पार्ट जैसे ही हमने दिया है, साथ ही हम उसके दूसरे पार्ट के ऊपर काम करना शुरू करते हैं। कस्टमर कम्युनिकेशन होती है, प्लानिंग होती है, रिस्क एनालिसिस। इसके सबसे मेन फैक्टर जो स्पाइरल मॉडल का होता है वो रिस्क एनालिसिस होता है। हर फेज़ के ऊपर, हर स्पाइरल के अंदर, हर पोर्शन को कंप्लीशन के दौरान उसके अंदर रिस्क एनालिसिस करते हैं कि ये जो हम चीज़ ऐड करने जा रहे हैं सॉफ्टवेयर के अंदर, क्या इसके क्या रिस्क है, इसकी रिस्क मेजरमेंट की जाती है कि ये सॉफ्टवेयर के ऊपर क्या इम्पैक्ट डालेगा, ये कस्टमर के ऊपर क्या इम्पैक्ट डालेगा, ये यूज़र के ऊपर क्या इम्पैक्ट डालेगा, और ये इन्वायरमेंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट डालने वाला है। तो हम ये सारी चीज़ों के थ्रू हम इसका रिस्क असेसमेंट करते हैं, रिस्क को मेजर करते हैं। अब हर स्पाइरल के अंदर हम ये काम करेंगे, ठीक है। एक काम जब हमने कंप्लीट कर लिया, अब हो सकता है कि देखिए ये इनर स्पाइरल के अंदर जो काम हुआ, हो सकता है कि कस्टमर को सिर्फ इतना ही काम चाहिए, वो फिलहाल इतने काम के साथ गुजारा कर रहा है। कुछ अर्से बाद उसको महसूस होता है मुझे न्यू चेंजिंग चाहिए, तो वो फिर आएगा डेवलपर के पास और अपनी रिक्वायरमेंट के साथ, तो दूसरा स्पाइरल स्टार्ट हो जाएगा। अब दूसरे स्पाइरल में जैसे ही हम रिस्क एनालिसिस स्टार्ट करते हैं, प्लानिंग के बाद हम सबसे पहले यही देखेंगे, रिस्क एनालिसिस करेंगे कि क्या इस सॉफ्टवेयर का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, नेगेटिव पॉजिटिव क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, ठीक। तो इसी चीज़ को वो डिस्कस करेगा रिस्क एनालिसिस सेकंड स्पाइरल में। और सेकंड स्पाइरल की जैसे ही चीज़ कंप्लीट होगी, तो हो सकता है डेवलपर वो कस्टमर को मज़ीद कोई रिक्वायरमेंट ना चाहिए और वो यहीं पर रुक जाए। अब स्पाइरल मॉडल इसी तरह से बढ़ता जाता है कि जैसे जैसे कस्टमर की रिक्वायरमेंट बढ़ती जाती है, जैसे जैसे कस्टमर को अपनी ज़रूरत महसूस होती बढ़ती हुई महसूस होती है, वो वैसे वैसे हमारे पास आता है, ठीक है। और स्पाइरल मॉडल का एंडिंग नहीं होती कोई भी। देखें, अब यहाँ पर भी आकर देखें आप लास्ट वाले आउटर स्पाइरल को देखें, तो उसमें क्या है कि कस्टमर एवोल्यूशन पर ख़त्म हो गया, लेकिन उससे आगे एक लाइन आपको थोड़ी सी नज़र आ रही है, यानी कि कस्टमर कम्युनिकेशन अभी भी हो सकती है। हम दोबारा से इस स्पाइरल को बढ़ा सकते हैं। इट्स मीन कि इसकी कोई एंडिंग नहीं होती, इसीलिए हम इसको एवोल्यूशनरी प्रोसेस मॉडल कहते हैं कि जैसे जैसे हम अपने सॉफ्टवेयर के अंदर इमेंडमेंट चाहिए, जैसे जैसे हमें उसके ज़्यादा इंक्रीमेंट चाहिए, हम वो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके कितने वेरिएंट आ जाते हैं ना, विंडोज़, ठीक है, 7 है, ठीक है,
और फिर विंडोज़ 8 है, 8.1 है, 8.1 प्रो है, विंडो 10 है, 11 है, मतलब कितनी ज़्यादा उसकी वेरिएंट्स बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या जो बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स बनाए जाते हैं और इसमें हमने इन्हीं फेजेस को डिटेल के साथ पढ़ना है। आपको मज़े की बात बताऊँ, ये जो पूरे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट 1 या सब्जेक्ट 1 पढ़ रहे हैं, बेसिक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, इसके अंदर सिर्फ इन्हीं चीज़ों को हमने डिस्कस करना है। असल में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर होती ही ये 5 चीज़ें हैं, इन्हीं चीज़ों को हमने बार बार डिस्कस करना है। ठीक है, और इन चीज़ों को हमने इन डिटेल डिस्कस करना है। मीन अगर कम्युनिकेशन है जिसमें हमने रिक्वायरमेंट गैदरिंग करनी है, तो आगे हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। इवन पूरा चैप्टर है इसके ऊपर कि हम कम्युनिकेशन किस तरह से करते हैं, कस्टमर किस टाइप के हो सकते हैं, किस टाइप के कस्टमर के साथ किस तरह की कम्युनिकेशन करनी चाहिए, एनालिस्ट जो है वो हमारी कम्युनिकेशन को कैसे एनालाइज करेगा, हम खुद इसको कैसे एनालाइज करेंगे, किस तरह से किसी सॉफ्टवेयर हमने लेना है, उसके लिए टाइम लिमिट हमें क्या रखनी होगी, मनी की हमें लिमिट क्या रखनी होगी, ये सारी चीज़ें जो हैं हमें डिस्कस करनी होगी सिर्फ एक इस कम्युनिकेशन लेवल के ऊपर। हमारा एक पूरा चैप्टर है। ठीक है, तो मतलब हम ये जो हमारे पास 4-5 प्रोसेस हैं, हम इनको बेसिकली बेस सिर्फ इनकी पढ़ना चाह रहे हैं कि ये कौन से प्रोसेस मॉडल है। ठीक है, कौन से मॉडल्स के ज़रिए से हम आगे से अपनी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का काम करते हैं, फिर उन मॉडल्स के जो प्रोसेस हैं हम उनको इन डिटेल डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहला है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि प्रोटोटाइपिंग जो मॉडल है हमारे यहाँ, प्रोटोटाइपिंग मॉडल, उसके अंदर क्या है सिचुएशन कि प्रोटोटाइपिंग मॉडल के अंदर क्या है कि इसका नाम प्रोटोटाइप होता है बेटा किसी चीज़ को की ज़ाहिरी खूबसूरती को पेश करना। मतलब एक चीज़ आप यूँ समझ लें कि एक चीज़ को इस तरह से पेश करना कि ये तैयार होने के बाद ऐसी नज़र आएगी, लेकिन उसके अंदर बेसिकली कम्प्लीटली कोडिंग नहीं की हुई। ठीक है, जैसे कि आपने घर बनाना हो, ठीक है, तो उसका आप मैप तैयार करते हैं। वो मैप भी नहीं इसको कहेंगे, मैप तो एक चीज़ कागज़ के ऊपर है। हाँ, ऐसे हो सकता है कि हम एक 4 दीवारी खड़ी करें और हम उसके ऊपर की बेस बना दें, जैसे एक कोठी वगैरह बनानी है, अंदर अभी कमरे वगैरह तैयार नहीं है, लेकिन बाहर से एक पूरी आउटलुक तैयार है, गेट भी लगा हुआ है, शीशे वगैरह सब कुछ, और ऊपर टेरेस और उसकी डिज़ाइनिंग, और ऊपर माउंटी और उसकी डिज़ाइनिंग, और ये सारी चीज़ें, मतलब हर चीज़ की हमने डिज़ाइनिंग करके उसका एक इंफ्रास्ट्रक्चर बता दिया, लेकिन अंदर ना तो कमरों में कुछ उसकी तैयारी हुई है, ना ही कमरों में पॉलिश वगैरह हुई है, ना ही पेंट हुआ है, ना कुछ इस तरह की कोई चीज़ नहीं। तो इसको हम क्या कहेंगे, प्रोटोटाइप मॉडल है, यानी कि जिसमें हमें ये नज़र आ रहा है कि ये काम कैसे करेगा, या ये काम क्या है, या सॉफ्टवेयर एक तैयार होकर कैसे नज़र आएगा। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं प्रोटोटाइप मॉडल। प्रोटोटाइप मॉडल एक इस तरह का मॉडल है, ये भी एवोल्यूशनरी ही मॉडल है। एवोल्यूशनरी मॉडल क्या होते हैं कि बेटा एक जो सॉफ्टवेयर पहले से तैयार है उसके अंदर मज़ीद किसी चीज़ को एक्सटेंड करना, मज़ीद किसी नई चीज़ को तैयार करके देना, तो उसके लिए हम कॉमनली प्रोटोटाइप मॉडल जो है वो यूज़ करते हैं। ये क्विक टाइप का मॉडल है, क्विकली काम करते हैं। तो इसलिए इसमें क्या होता है कि कॉमनली जब हम प्रोटोटाइपिंग मॉडल यूज़ करते हैं तो फिर हम क्वालिटी को इग्नोर कर देते हैं, हमें क्वालिटी के इतने ख्याल नहीं होता। इसलिए नहीं होता क्योंकि हमें पता होता है कि भाई एक्चुअल सॉफ्टवेयर तो हमने बाद में तैयार करना है, ये तो जस्ट हम एक मॉडल तैयार कर रहे हैं जो हम कस्टमर को दिखाएंगे। ये हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ कस्टमर को ये नहीं पता कि उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। ठीक, हम जब कस्टमर के पास जाते हैं उसको ये नहीं पता कि वो टेक्नोलॉजी को नहीं जानता, वो हाव नाव नहीं रखता, एक आम बंदा है, अब उसको नहीं पता ये रिक्वायरमेंट गैदरिंग क्या होती है। हम उसको जाके कह रहे हैं मैं रिक्वायरमेंट्स लेने आया हूँ, वो कहेगा कि ये क्या है, रिक्वायरमेंट्स कौन सी रिक्वायरमेंट्स, सॉफ्टवेयर के बारे में उसको नहीं पता, सॉफ्टवेयर क्या होता है, कैसे काम करता है, उसको तो इस तरह की किसी चीज़ का नहीं पता। ऐसे में हम प्रोटोटाइप मॉडल का यूज़ करेंगे ताकि हम खुद से अज्यूम कर लें कि कस्टमर की ये ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल एक होटल का मालिक है और वो अपने होटल के लिए सॉफ्टवेयर बनवाना चाह रहा है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि मैं क्या चाहता हूँ, वो बता नहीं पाता।
तो ऐसे में हम ये समझेंगे कि उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं, मेन्यूज़, डिशेस, स्टाफ के लिए क्या हो सकती हैं, डेली बेसिस पे आने वाले ऑर्डर्स और उनके एक्सपेंडिचर्स और उनका बिल, किस टाइप की चीज़ों को हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये और सोशल मीडिया के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, पब्लिसिटी के लिए क्या क्या काम कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं खुद से अज्यूम करूँगा, मैं रिक्वायरमेंट तैयार करूँगा कस्टमर की, ठीक है। मैं रिक्वायरमेंट तैयार करने के बाद उसको खुद से डिज़ाइन करके, उसकी मॉडलिंग करके, उसकी कंस्ट्रक्शन करके, देन मैं कस्टमर के पास ले जाऊँगा, ये इस तरह का सॉफ्टवेयर आपका तैयार होगा। फिर हाँ, एक दफ़ा बेटा आप खुद देखें कि जब एक चीज़ आपके पास सामने आ जाएगी एक तैयार हुई हुई, तो आपको खुद अंदाज़ा होगा, अच्छा ये इस तरह से था, अच्छा इसके अंदर अब मुझे ये चेंजिंग चाहिए, अब मुझे इसके अंदर फलां चेंज भी चाहिए, अब मुझे इसके अंदर फलां चीज़ ऐड करवानी है, मुझे हिस्ट्री भी ऐड करवानी है, मुझे रिव्यूज़ ऐड करवाने हैं कि मैं अपने आने वाले हर कस्टमर से रिव्यू ले रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसको हम प्रोटोटाइप मॉडल के अंदर यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर अच्छा, जब हमें इस मॉडल के ऊपर हमें कस्टमर सारी अपनी रिक्वायरमेंट देन दे देगा, बताएगा कि इसमें ये चेंज चाहिए, ये मॉडल अप्रूव है या डिस्कार्ड कर दे, या इसके अंदर मज़ीद चेंजिंग करनी है, किसी चीज़ को ऐड करना है, तो वो ये हमें इजीली बता सकता है। फिर हम इसके बाद ये हमारी मर्ज़ी होगी कि हम क्या यूज़ करेंगे। लीनियर मॉडल यूज़ करते हुए हम रियल वाला सॉफ्टवेयर राइट करें। लीनियर से मुराद वाटरफॉल भी है, इसके अलावा इंक्रीमेंटल भी है, जो हमने पहले दोनों प्रोसेस मॉडल पढ़े हैं। एक है हमारा इंक्रीमेंटल प्रोसेस मॉडल और दूसरा है वाटरफॉल मॉडल। तो वो दोनों मॉडल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो वो एक्चुअल सॉफ्टवेयर को राइट करते वक्त हम बनाएंगे। इससे पहले हम प्रोटोटाइपिंग मॉडल जो है वो यूज़ करते हैं, ताकि हम कस्टमर को भी अंदाज़ा हो जाए कि सॉफ्टवेयर क्या है और इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। एक चीज़ को देखने के बाद वो अच्छे तरीके से हमें बता सकेगा कि नहीं, मुझे ये नहीं, ये चाहिए, ये रिक्वायरमेंट इस टाइप की चीज़ें वो बाद में बता सकता है ईजीली। तो इसकी भी वही फेज़ हैं बेसिकली जो हर प्रोसेस मॉडल के होते हैं। सबसे पहले हमें कस्टमर से कम्युनिकेशन के ज़रिए से उसकी डिमांड्स जो हैं वो गैदर करनी होती हैं। कम्युनिकेशन होती है, उसमें हमें उससे रिक्वायरमेंट गैदर करते हैं, देन हम उसको डिज़ाइन करते हैं। लेकिन हम कैसे डिज़ाइन करते हैं? क्विक डिज़ाइन, हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं। मैंने बताया कि प्रोटोटाइप मॉडल के अंदर हम क्वालिटी को जो है वो अक्सर ही इसको एक साइड पे रख देते हैं कि क्वालिटी की हमें इतनी ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि क्वालिटी तो बाद में भी मतलब सेट हो सकती है जब हम एक्चुअल सॉफ्टवेयर तैयार करेंगे। अभी तो हम एक जस्ट मॉडल तैयार कर रहे हैं, इसलिए इसमें क्वालिटी को हम इतनी ज़्यादा प्रेफरेंस ही नहीं देते, इसलिए उसका क्विक डिज़ाइन करते हैं। डिज़ाइन करने के बाद उसकी डिज़ाइन मतलब प्लानिंग और प्लानिंग पहले होती है, प्लानिंग की जाती है एंड देन उसकी डिज़ाइनिंग की जाती है एंड डिज़ाइनिंग के बाद उसकी मॉडलिंग, क्विक डिज़ाइन, यानी कि उसके मॉडल को एक फ़िज़िकल उसकी जो आउटलुक है वो तैयार कर ली जाती है कि फ़िज़िकली जो है हमारा मॉडल वो किस तरह से नज़र आएगा, उसका डिज़ाइन किया जाता है। एंड देन कंस्ट्रक्शन में कोडिंग, जो बेसिक कोडिंग होती है जिसकी वजह से हमारी जो है वो आउटर लुक जो है वो नज़र आएगी, ठीक है। हमने कोडिंग कर ली कि इसका कलर्स कौन कौन से होंगे, इसके एप्लीकेशन के ऊपर किस तरह से ये शो हो रहा है, उसमें होम का वर्ड यूज़ करना है या हाउस का वर्ड यूज़ करना है, या हमने बेसिक का वर्ड यूज़ करना है, या हमने मेन पेज का वर्ड यूज़ करना है, क्या यूज़ करना है। मतलब इस टाइप की हम चीज़ों को कंस्ट्रक्ट कर लेंगे जो हमें जस्ट नज़र आ रही हैं, जो हमारे लिए एप्लीकेशन एक हमारे सामने आउटलुक नज़र आ रही है। फॉर एग्जांपल इस वक्त ये वर्ड जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वो ओपन है, तो इसकी हमें एक आउटलुक जो नज़र आ रही है। हो सकता है कि ये चीज़ें काम ना कर रही हों, ये काम भी कर सकती हैं हल्की फुल्की, लेकिन बेसिकली इसके बहुत ज़्यादा ऑप्शन जो अब हम मेरे पास अवेलेबल है वो मे भी ना हो, ठीक है। तो ये एक जो हमें आउटलुक नज़र आ रही होगी, ये क्या होगा? प्रोटोटाइप मॉडल होगा। देन ये प्रोटोटाइप मॉडल के अंदर हम बहुत ही कम टाइम के अंदर जो है एक मॉडल तैयार करके कस्टमर को दिखा देते हैं, ताकि वो हमें एक्चुअल अपनी रिक्वायरमेंट्स बता सके। उससे उस मॉडल को देखते ही हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि नहीं मुझे ये नहीं, ये चाहिए, या मुझे इस तरह की चीज़ें चाहिए, जो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो ऐड करें
और ये चीज़ें फालतू हैं, ये चीज़ें निकाल दें, इस टाइप की बातें हो सकती हैं। डिप्लॉयमेंट के बाद हम दोबारा से कम्युनिकेशन कर सकते हैं, यानी कि हमने जब एक दफ़ा कस्टमर को डिप्लॉय कर दिया, उसके बाद वो हमें मज़ीद जो है अपनी रिक्वायरमेंट्स वो बता सकता है और हम इसको मज़ीद इन्हेंस कर सकते हैं। इसके डिस्क्रिप्शन में यही बातें हैं कि एवोल्यूशनरी है, मॉडल है और आइट्रेटिव अप्रोच है। आइट्रेटिव मतलब बार बार हम ये काम कर सकते हैं, लेकिन हमने जैसे ही डिप्लॉयमेंट किया उसके बाद हम फ़ौरन से कम्युनिकेशन लेवल के